पहले 6 साल से क्या है, घरों से लोगों को निकाल के कलेक्टर बना रहे थे क्या? रोजगार अपने देश में इतना है कि लोग कम पड़ जाएंगे, ये रोजगार कम नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश का नाम बदल के न्यूजीलैंड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच की जब चाहता हूँ। इतनी बड़ी महामारी के अंदर भी ये लोग राजनीतिक फायदा, भोपाल को ले लीजिए, भोपाल का करंट मुद्दा उठाकर देखिए, भोपाल के मुद्दे पे आप एक बार जाइए, जहाँ इनके पास पूर्ण रूप से वोटिंग नहीं है, इनके पास पूर्ण इन पे बहुमत नहीं है, वहाँ ये 2 कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। इनको वोटिंग के आपके पिताजी देंगे आकर, तो जो खड़े कर रहे हैं। विधायक खरीदने की साजिश चल रही है। आप में अपना दिमाग लगा सकते हैं या मैं सभी बात मैं ही बोलूं? है बताओ ना। नहीं बताऊं क्या? ऐसा ही है, जहाँ पे बहुमत नहीं है आप वहाँ 2 कैंडिडेट खड़े करेंगे तो यानी खरीदेंगे आप? देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। लिखिए, उन्होंने कहा है कि लगातार इस कोरोना काल संकट में नौकरियां जा रही हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई सीमा चरम पर है, इसको कैसे व्यवस्थित आप करेंगे? उन्होंने आज चिट्ठी लिखी, कैसे देखते हो? मुझे तो आप ही मूर्ख नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख के क्या कहा है कि कोरोना वायरस के समय में नौकरी जारी है। पहले 6 साल से क्या है, घरों से लोगों को निकाल के कलेक्टर बना रहे थे क्या? कोरोना काल से पहले भी नौकरियां नहीं थी, अब भी नौकरियां नहीं है। इसमें नया क्या है? आप ये बताइए कि इसमें नया क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि भैया कोरोना काल से पहले नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम के लोग, तमाम कच्छाधारी और निक्करधारी लोग घर घर जाके लोगों को निकाल लेते और कलेक्टर बनाने में लग रहे थे। ऐसा तो था नहीं। कोई देश टिड्डी भेज रहा है, समझ रहे हैं, कोई जमीन कैप्चर कर रहा है, कोई कोरोना भेज रहा है। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसे पड़ोसी पाली के रखे। मोदी जी ने पकोड़े बनवाए तो थे, उससे रोजगार मिला तो था। देखिए, पकोड़े का रोजगार भी दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो कह रखा है कि रोजगार, तो मैं मना ही नहीं कर रहा। रोजगार अपने देश में इतना है कि लोग कम पड़ जाएंगे, ये रोजगार कम नहीं पड़ेगा। सुबह में चाय बेच लीजिए, दोपहर में पकोड़ा बेच लीजिए, रात में चौकीदारी कर लीजिए। और चौकीदारी से याद आया कि कैसे करें उस पर वार। हम भी चौकीदार और वो भी चौकीदार। समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। नेपाल भी चौकीदार है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लोगों को भी चौकीदार बना रहे हैं। हम नहीं है भैया चौकीदार, जो होंगे लोग वो होंगे चौकीदार। हम चौकीदार हैं तो सिर्फ अपनी देश की सीमा के, अपने सरहद के जवानों के लिए, हम उनके लिए चौकीदार हैं। ऐसे हम किसी बेवकूफ़ लोगों की तरह चौकीदार नहीं है। हमारे देश के अंदर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, साइंटिस्ट की, डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि चौकीदार बनने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी चाय बेचते हैं, चौकीदारी करते हैं, तो वो चौकीदार के लिए ठीक है। जब उनको राफेल की फाइल मांगी गई थी तो उन्होंने चौकीदारी बनाई। और गुमशुदा की तलाश में पिछली बार तो मैंने कुछ लोगों का ही नाम ऐड करा था, जैसे सनी देओल, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, हेमा मालिनी, इन जैसे लोगों का नाम दाखिल किया था, गौतम गंभीर जैसे लोगों का। पर अब इसमें कुछ जगहों का भी नाम मेरे को ढूंढ रहा हूँ मैं। एक तो मैं वो 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी की तलाश कर रहा हूँ कि मुझे ही मिल जाए वो एक स्मार्ट सिटी जहाँ कोरोना वायरस ना हो। और दूसरा, एक अंधभक्त क्या अफवाह फैला रहे हैं भाई ये कि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश का नाम बदल के न्यूजीलैंड कर रहे हैं कि वहाँ कोरोना वायरस नहीं है। इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे अंधभक्त पता नहीं क्या पागल हो गए हैं। थाली कटोरा सब कुछ बजाने में लग रहे हैं। अनुपम खेर जैसे लोग जो आपने देखा कि तमाम तरीके की राजनीति करने में लग रहे हैं, पर देश की सेवा में, जनसेवा में 1 मिनट भी आगे नहीं आ रहे। तो ऐसे लोग भारतीय छवि को बहुत ज़्यादा धूमिल कर देते हैं। और इस तरीके के नेता जो आपने देखा है कि तमाम तरीके के नेता उल्टे सीधे बयान देकर, देश की जनता की सेवा ना कर कर इस देश को कहीं ना कहीं बेकार करने में लगे हुए हैं। नेपाल जैसा देश आज हमें आंख उठा के देख रहा है। अगर कि हम उसको पेट्रोल ना भेजें, उसको तेल ना भेजें, तो उसके यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। पर नेपाल जैसा देश हमें आज आंख दिखा रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच की जबान है। अगर नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी के जैसे होते, इंदिरा गांधी जी जैसे होते, तो नेपाल जैसे देश को, चाइना जैसे देश को सिर्फ आवाज नहीं दिखाते या बोल के नहीं दिखाते, करके दिखाते। जिस तरीके से 71 में करके दिखाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अरे इनकी औकात क्या है इन जैसे देशों की? ये हमारे सामने सिर्फ इतने अपना। सरकार कह तो रही है नेपाल से बातचीत चल रही है। बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं। आप एक बात बताइए प्रधानमंत्री जी, नेपाल बॉर्डर पे शहीद होने वाले हमारे देश के सैनिक, पाकिस्तान बॉर्डर पे शहीद होने वाले हमारे सैनिक, अगर आपकी बातचीत से वापस आ सकते हैं तो आप जाके उनसे बातचीत करिए। आप तो बातचीत कर देते हैं। आपके नेता, आपके सांसद लोग पहुंच के एक फूल की माला चढ़ाकर आप उसकी माँ का दिल को समझ सकते हैं, उसकी माँ के दुख दर्द को, जिस माँ ने दिल पे पत्थर रखकर। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप वाकई में देश हित में चाहते हैं ना, जिस तरीके से आप कभी ढोंग में, चुनावी प्रचार के ढोंग में आप वहाँ पहाड़ों पर पहुँच जाते हो,
ज़्यादा नहीं कह रहा आपसे, 40 डिग्री टेम्परेचर है। 40 डिग्री टेम्परेचर में एक बार खड़े होकर देख लीजिए दिल्ली जैसी गर्मी में, या वहाँ पर सेना के सरहद के जवान जिस तरीके से खड़े होते हैं। उस माँ से पूछिए जिसने अपने सीने पे पत्थर रखे अपने बेटे को सरहद पर लड़ने के लिए भेजा है, और अपने बेटे को जब वो एक अपने 27 साल के 25 साल के बेटे को, जिसकी शादी भी नहीं हुई होती है और जिसकी अभी शादी भी हुई होती है, उस बेटे की डेड बॉडी को देखती है ना, तो उस माँ के दिल पे पूछिए क्या बीतती है। आप तो कह रहे हैं बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। अरे नेपाल जैसे देश से हम बातचीत करेंगे, उसको हम आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे, क्योंकि उसकी औकात क्या है हमारे सामने है। वो हमारे देश के रहमो करम पे बढ़ता है और आज हमारे देश के सैनिकों को आंख दिखा रहा है। भारत देश के अंदर, ये भारत देश से निकलने वाले देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये हमारे जैसे देश से निकले हुए लोग हैं, और आज ये हमारे देश के सैनिकों को आंख दिखा रहे हैं। तो नेपाल क्या लगता है जो नेपाल आंख दिखा रहा है वो चीन की सह है क्या? नेपाल बिल्कुल बिल्कुल चीन की सह है। और चीन अपने आप को क्या समझता है? चीन को 1964 में करारा जवाब दिया गया था। वो तो उस समय किसी कारणवश हमारे पास थोड़ी किसी वस्तुओं की कमी थी, जिस कारण हम चीन को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज हम पूर्ण रूप से परिपक्व हैं चाइना जैसे देश को सबक सिखाने के लिए, अमेरिका जैसे देश को सबक सिखाने के लिए। अमेरिका क्या समझ रहा है? अमेरिका की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास परमाणु है, हमारे पास हथियार है, हमारे पास सैनिक है, हमारे पास एक से एक, हमारे पे एयरफोर्स के जवान हैं, हमारे पास एक से एक, आपने देखा प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं। तो हमें आवश्यकता किस चीज़ की है? हम किससे डर रहे हैं? पर ये है ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही हमारे देश की छवि को धूमिल कर दिया है। लेकिन सरहद पे खड़ा जवान, हमें पूर्ण रूप से यकीन है। संबित पात्रा टीवी बैठ के कहते हैं कि चीनी सेना आई नहीं है भारत सीमा के अंदर। संबित पात्रा तो एक झूठ का पिटारा है। अभी जिस तरीके से संबित पात्रा को कोर्ट का नोटिस आता है तो वो कोरोना वायरस की ढोंग दिखाते हैं, कोरोना वायरस का जो ढोंग धतूरा करते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। और अब आप देखिए कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब तो उन्हें कोई कोरोना वायरस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी महामारी के अंदर भी ये लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। आप भोपाल को ले लीजिए, भोपाल का करंट मुद्दा उठाकर देखिए, भोपाल के मुद्दे पे आप एक बार जाइए, जहां इनके पास पूर्ण रूप से वोटिंग नहीं है, इनके पास पूर्ण इन पे बहुमत नहीं है, वहां ये 2 कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। इनको वोटिंग के आपके पिताजी देंगे आकर, तो जो खड़े कर रहे हैं। विधायक खरीदने की साजिश चल रही है। आप में अपना दिमाग लगा सकते हैं या मैं सभी बात मैं ही बोलूं? हैं? बताओ ना। नहीं बताऊं क्या? ऐसा ही है, जहां पे बहुमत नहीं है आप वहां 2 कैंडिडेट खड़े करेंगे तो यानी खरीदेंगे आप उन्हें। राजस्थान से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। तमाम जगहों पर आपको, मैं देश की जनता से मेरी अपील है कि आप सभी लोग, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं तमाम बार इस बार ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लगातार सभी के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। आप सभी को ये समझना होगा कि ना ये सरकार हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। ये सरकार सिर्फ कुर्सी प्रेमी सरकार है। ये ऐसी सरकार है कि अगर इनको 4 वोट किसी हिंदू को मरवाने से मिलते हैं तो ये हिंदू को मरवा देंगे, और अगर 10 वोट किसी मुस्लिम को मरवाने से मिलते हैं तो ये मुस्लिमों को मरवा देंगे। ये बात आपको और हमको सभी को मिलके समझनी होगी कि जिस तरीके से, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से कश्मीर में लगातार ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, देश के तमाम राज्यों में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, देश की तमाम जगहों पे मुस्लिमों की भी हत्या हो रही है, सिखों की हत्या हो रही है, ईसाइयों की हत्या हो रही है, तो आप ये बताइए कि ये सरकार हिंदू प्रेमी कैसे हुई? ये बात आप सोचिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है आज देश के लोगों तक सिर्फ ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है तो वो हिंदू नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर कोई नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुओं के साथ में, मुस्लिमों के साथ में, सिखों के साथ में, ईसाइयों के साथ में, सभी के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। अगर ये हिंदू प्रेमी सरकार होती तो आप सोचिए कि कुलदीप सिंह सेंगर, आसाराम, राम रहीम, चिरमियानंद जैसे लोग आज जेल के अंदर बैठ के कालकोठरी में चैन की रोटी नहीं खा रहे होते, आज वो लोग फांसी के तख्ते पे झूल रहे होते। ये बात आपको और हमको समझनी होगी। सभी के धर्म में, सभी के पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत सबसे बड़ी होती है। उसकी बेटी की इज्जत सबसे मायने रखती है उसके लिए। एक भाई के लिए उसकी बहन की इज्जत सबसे बड़ी होती है। पर जब सरेआम एक हिंदू बहन के साथ में, एक किसी मुस्लिम बहन के साथ में बलात्कार होता है तो ये सरकार क्यों चुप रहती है? आप ये भी तो सोचिए कि कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बहन के साथ में, जिस बेटी के साथ में बलात्कार करा, वो भी तो हिंदू थी, क्यों उसे इंसाफ नहीं मिला? अगर ये हिंदू प्रेमी सरकार होती, आप
तमाम सभी भाइयों को ये बात समझनी होगी कि ये हिंदू प्रेमी सरकार नहीं, इनके तमाम नेता बलात्कार प्रेमी हैं। ये बहन बेटियों को गलत निगाहों से देखते हैं। और आज अगर देश को बचाने की ज़रूरत है तो भाजपा के लोगों से बचाने की ज़रूरत है, बहन बेटियों को बचाने की ज़रूरत है, तो इन भाजपा के दरिंदों से बचाने की ज़रूरत है। क्या लगता है 3 महीने बाद, जब कोरोना के संकट को 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद अमित शाह जाते हैं हॉस्पिटलों का दौरा करने, क्या इनको पहले सूझ नहीं आई थी इस बात की? आप एक बात सोचिए, और देश के तमाम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। अगर 3 महीने पहले कोई इलेक्शन थोड़ी था, कोई चुनावी मुद्दा थोड़ी था जो ये हॉस्पिटलों का दौरा करने चाहते। अब बिहार इलेक्शन है, बंगाल इलेक्शन है, भोपाल के अंदर उपचुनाव है। अरे अब तो भैया ये हॉस्पिटल क्या, ये तो शमशान घाट तक जाएंगे, क्योंकि वोट के खातिर ये कहीं भी जा सकते हैं। अभी आप देखिए, अभी यही चाइना है, यही नेपाल है जो हमारे को आंख दिखा रहा है। एक आपको बिल्कुल करंट का मैं आपको न्यूज़ डेटिंग हेडलाइंस दे देता हूँ, जो शायद आपको अब से कुछ दिनों बाद, जब चुनावी डेट तय हो जाएगी, तब आपको सुनाई देने को मिलेगी। वो ये है कि हमारे देश की दलाल मीडिया, हमारे देश के तमाम बिकाऊ पत्रकार, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग एक ट्रेंड जारी कर देंगे मीडिया पर, और उसमें वो दिखाएंगे कि भारत से डरा, भारत से नहीं, नरेंद्र मोदी के 56 इंच से डरा चाइना और नेपाल। ये नहीं दिखाएंगे कि हमारे देश के सैनिकों से डरा। आप अगर हमारे देश के सैनिक 10 जवानों को मार देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, देश की मीडिया दिखाती है मोदी जी के राज में नेपाल को दिया गया मुंहतोड़ जवाब। मोदी जी के राज में क्या मोदी जी के वहाँ सरहद पे खड़े हुए थे? AK-47 लेके मोदी जी क्या नेपाल के सामने खड़े हुए थे? हैं? मोदी जी से नहीं, मोदी जी से नहीं डरते हैं तो लोग हमारे देश की सैनिकों से, क्योंकि हमारे देश में युद्ध हथियारों से नहीं, संवेगों से लड़ा जाता है। हमारे देश के सैनिक इतने बहादुर हैं कि चाहे उनके पास हथियार हो चाहे ना हो, तब भी वो मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं, क्योंकि वो अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। तो इस देश में पैदा होने वाले गद्दार जो हमारे भारत माँ की भूमि के नमक खाते हैं, और अगर भारत माँ की भूमि के साथ में गद्दारी करेंगे तो उनका भी वही हाल होगा जो हाल पाकिस्तान के सैनिकों का होता है, जो हाल नेपाल के सैनिकों का होता है, और जो हाल चाइना के सैनिकों का होता है। उन जैसे देशद्रोहियों का भी यही हाल होगा जो भारत में रह के, भारत का नमक खा के भारत के साथ में खिलवाड़ करते हैं। आपने भी वोटिंग की बात करी, क्या लगता है जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस को हमेशा कोसती रहती है, लेकिन जब उसके विधायक खरीदने का नंबर आता है तो बड़ी आसानी से खरीद लेती है उसके विधायक? बिल्कुल, विधायक तो अच्छे लगते हैं कांग्रेस। विधायक उन्हें अच्छे नहीं लगते, उन्हें कुर्सी से प्यार है, और ये कुर्सी प्रेमी सरकार है। आप ये समझिए ना, अगर आप ये देखिए कि राहुल गांधी जो हैं वो मजदूरों से मिलने जाते हैं तो भैया ये राजनीति है। प्रियंका गांधी बस भेज देती हैं तो भैया ये राजनीति है। और आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी, जब आप और आपके तमाम लोग 72,000 LED लगाते हैं, चुनावी प्रचार करते हैं, तो क्या है ये? देशहित है क्या? ये देशहित में प्रचार कर रहे हैं। देश की जनता को हर जगह मूर्ख बनाने में लगे हैं, पागल बनाने में लगे हुए हैं। आप ये देखिए, देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति के माध्यम से सब कुछ खोल दिया गया है। स्कूलों की हालत पहले ही बेहद बुरी थी, ऑनलाइन क्लासेस आपने स्टार्ट कर दी है। मेरे घर में मेरा भी एक छोटा भाई है जो ऑनलाइन क्लासेस देता है। मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस का इतना ज़्यादा नुकसान है, इसका इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव है कि आप देखिए कि ऑनलाइन क्लासेस लेते में कुछ इस प्रकार के आपने देखा है कि कुछ गलत तरीके के, मैं आपसे कहूं कि एड्स वगैरह आ जाते हैं, कोई मैसेजेस आते हैं जिनका छोटे बच्चों के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप ये देखिए कि आप ठेके खोल सकते हैं, पर आप एक ऐसी सुविधा नहीं कर सकते कि जहां स्कूलों को बेहतर किया जाए। उसका कारण क्या है आप जानते हैं? उसका कारण ये है कि अगर पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया, जो सवाल इन्हें हरगिज़ पसंद नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं मोदी जी कि जिस तरीके से मैं नहीं पढ़ा, मेरे तमाम नेता लोग नहीं पढ़े, तो अगर इस देश की जनता पढ़ गई तो हमसे सवाल करेगी और हम पे सवालों का जवाब नहीं होगा। तो इसी कारण से ये शिक्षा से लोगों को वंचित रखना चाहते हैं।